नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका सेंट्रल डिबेट में। बिहार चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जनता के सामने रख दी है। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की छड़ियां लगा दी हैं। कोई 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहा है तो कोई सीता मैया का मंदिर बनाने का वचन दे रहा है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो आखिरकार जनता ही तय करेगी। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है और इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों गठबंधन ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई उनका जिक्र इस घोषणा पत्र में रखा गया। जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का और जो नौजवान है उनको रोजगार देने की बात कही गई। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ की बात करी गई। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए काम होगा। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात कही गई है, वादा किया गया है। पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी जो 3 कानून हैं उनको बिहार के किसानों को उससे मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना अलग, महागठबंधन से अलग एक घोषणा पत्र अलग जारी किया है। उसमें कहा है कि किसानों की कर्ज माफी, गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा किया गया है, कृषि कानूनों को खारिज किया जाएगा, नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया है, विधवा महिलाओं को 1000 की पेंशन देने का वादा किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा पत्र के तौर पर डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। समान काम समान वेतन का वादा किया गया है। सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों में शीर्ष बहाली की जाएगी। अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा किया गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट युवा आयोग का गठन का वादा किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक बनाने का भी वादा किया गया। हालांकि अब तक एनडीए की तरफ से कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आजकल में ही एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा और अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर वो सामने रख रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर, राम मंदिर बनाने को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाने को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। घोषणा पत्र जब उनका आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, संतोष यादव जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं, अफरोज अलाउद्दीन खान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अफरोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियाँ और तमाम तरह की चीज़ें कही गई हैं, कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करेंगे। इन वादों से कुछ होने वाला है? ज़मीनी स्तर पर जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? अफरोज जी। सबसे पहले नमस्कार। हिमांशु जी, देखिए हमारी पार्टी जो है स्पष्ट या जनता से वादा नहीं, एक वचन संकल्प लेकर आई है सामने कि हम अगर सरकार में आते हैं, जनता ने अगर हमको विश्वास दिया तो हम 10 लाख रोजगार जो है पहली कैबिनेट में उस पर मुहर लगाने के लिए हस्ताक्षर करने का हम काम करेंगे। और जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी का, देश की बात छोड़िए, बिहार की बात, मैं बिहार की ही पे कह रहा हूँ कि बिहार देश से अलग नहीं है, लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी 15 सालों के अंदर जो देखने को मिल रही है और जो इस समय नौकरियों का जो नौजवानों पे जो जिस तरीके से नौकरियों को लेकर नौजवान जो है परेशान है, सरकार से आशा रखता था कि हम नीतीश जी को 15 साल हमने दिया और 15 साल में नीतीश जी जो है हमको रोजगार देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे,
महिलाओं की सुरक्षा होगी, ये तमाम मुद्दों पर नीतीश जी को वहाँ की जनता ने वोट दिया। और देने के बाद नीतीश जी ने वहाँ की जनता के साथ जिस तरीके से विश्वासघात करने का काम किया, जिस तरीके से वहाँ की जनता के साथ उन्होंने उनके खिलाफ जाकर उनके जनादेश का अपमान किया, उन सारी चीज़ों को इस बार जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और हमारे वादे पर विश्वास कर रही है। आप कह रहे हैं वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए इसलिए जनता आपके पास आ जाएगी? बिल्कुल, वादा का मतलब होता है जनता कोई फुटबॉल थोड़ी ना है कि वो वादा ना पूरा करे तो दूसरे खेमे में, जनता दूसरा ना फुटबॉल पूरा का करे है। तो जनता तीसरे के भाई खेमे में। जनता ने आपको समय दिया काम करने के लिए, आपने काम नहीं किया। और हम भी आपके साथ, हमारे साथ मिलकर आपने 2015 में चुनाव लड़ा, हम 18 महीना आपके साथ सरकार में थे। उस 18 महीना के दौरान हम जनता के हित के लिए, विकास के लिए आपसे हम बात करते थे और आप उस समय भी अहंकारी मूड में थे, आप हम लोग की बात नहीं सुनते थे। लेकिन 18 महीना तक हमने आपके साथ सरकार चलाई। उसके बाद आपने देखा कि जो है हम जनता के हक की बात कर रहे हैं, जनता के साथ न्याय की बात कर रहे हैं, जनता के रोजगार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। तो आपने तमाम मुद्दों पर जो है जनादेश का अपमान करते हुए गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी से जाके मिल गए। जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े उसी के साथ जाके मिल गए। और जनता बहुत अच्छी तरीके से आपको और हमको समझ रही है और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार की जनता भरोसा कर रही है। अच्छा, तो केसी जैन जी देखिए, ऐसा है, आरजेडी ने जो कहा है, जो घोषणा पत्र जारी किया है, जो वादे किए हैं, और दूसरी तरफ जो कमियां रही हैं आपके गठबंधन में, आपने जो काम नहीं किया है, उसके तहत वोट जा रहे हैं आरजेडी को और महागठबंधन को। ये दावा उधर से पेश किया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या कहना है? आप तो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, 370 को ले लीजिए, राम मंदिर का मामला उठ रहा है, वहां पर 3 तलाक का मुद्दा उठ रहा है। क्या बिहार का कोई मुद्दा उठ रहा है जो बिहार के लिए जरूरी है? बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, अभी जो एनडीए का घोषणा पत्र है वो नहीं आया है। घोषणा पत्र आने के बाद में सारी की सारी चीजें घोषणा पत्र में बिहार से ही जुड़ी हुई होंगी। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है और जो हम लोग जो अपनी बात को रख रहे हैं, उसमें अगर राम मंदिर को लेकर के चर्चा हो रही है, अगर धारा 370 को हटाने को लेकर के चर्चा हो रही है जम्मू कश्मीर से, और इस तरीके के जो मुद्दे उठ रहे हैं, वो चाहे 3 तलाक के बिल को लेकर के हो। आप नहीं आए तो कश्मीर वाला जो आतंकवाद है वो बिहार पहुंच जाएगा, इसका भी जिक्र हो रहा है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, वहाँ पर अभी जो हमारे आपके आरजेडी के साथी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अभी स्वयं कहा कि 3 बार से जनता उनको चुन रही है। तो अगर नीतीश कुमार वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है, तो जनता ने उनको क्यों सिर माथे बैठा रखा है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि 3 बार से 15 साल से आप वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमने जो बात कही कि वो चाहे 3 तलाक के बिल को लेकर के हो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर के हो, या भगवान राम मंदिर को लेकर के हो। देखिए, ये इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार इन मुद्दों को उठाया और इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में इन चीजों को रखा। परिणाम क्या हुआ कि जब हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब जिसको कहते थे कि ये असंभव चीज है, धारा 370 हटाना वहां पे असंभव चीज है जम्मू कश्मीर से। उठाइएगा ना फिर ये नहीं, बात केंद्र की और प्रदेश की नहीं है। बात यह है कि मनसा की क्यों नहीं है? विधानसभा हमारी जो मनसा है ना। नहीं, हमारी जो मनसा है इससे स्पष्ट होती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति किस पार्टी के अंदर है और कौन सी पार्टी वादे करती है, कौन सी पार्टी खोखले वादे और दावे करती है। तो हमने तो जो कुछ कहा वो करके दिखाया और आगे जो अभी घोषणा पत्र आएगा वो उसी आधार पे होगा जो हमको करना है। अच्छा, हम खोखले वादे नहीं करते। विदेश से काला धन लाने को लेकर एक एसआईटी का गठन हुआ था 2014 में, आज तक रिपोर्ट नहीं आई उसकी। देखिए हिमांशु जी, उस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और वो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में भी है और वहां पे जो लिस्ट सौंपी गई वो गोपनीय रखी गई माननीय न्यायालय के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं कि उस पे भी कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए, बहुत सारे लोग जो अपना काला धन बाहर जमा करते थे, उन्होंने क्या किया, वो टैक्स पे ही हो गए। अच्छा सुनिए, अब सुनिए ना फिर। जी, जीएसटी ला रहे थे, कह रहे थे 2% जीडीपी में ग्रोथ होगी, तब से डिक्लाइन हो रही है।
इसको लेकर जवाब नहीं नहीं देते। देखिए हिमांशु जी, ऐसा तो नहीं क्या है। आप राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे, तो मैंने कहा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे आपने उठाए, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं मैं उससे भाग नहीं रहा हूँ आपके मुद्दों से। बताइए। अच्छी बात है आप उठा रहे हैं, क्योंकि एक अवसर भी मिल रहा है पार्टी को अपनी बात को हाँ, रखने का। बिल्कुल रखिए, मैं बात रखने के लिए। देखिए जीएसटी को लेकर के जो भी एक अनुमान था उस पे सफल भी हम हुए। और रही बात ये कि उसके बाद से आप देखिए कि पूरे विश्व के हालात क्या हैं, तो जो विश्व के हालात है उनका असर देश पे भी पड़ेगा। वही कारण है। कोरोना से पहले भी खराब नहीं, था ना? कोरोना के पहले ऐसा नहीं है। कोरोना के पहले एक बड़ा लाभ भी हुआ और हमने जीएसटी से जो आए हुए उनको प्रदेशों में वितरित भी किया। जो प्रदेशों से आए हुई उनको वहां पे वापस उनको वितरण भी किया गया। तो ये जो भारी भरकम बजट आया जो देश का, तो किस लिए आया, किसके आधार पे आया? तो जो टैक्स पेई है, टैक्स पेइयों की संख्या बिहार बढ़ी तक ही रहते हैं। एक बड़ी संख्या टैक्स पेइयों की बढ़ी है, ये आपको मालूम है। ठीक है कि पंकज बड़ी जी, संख्या बढ़ी है जीएसटी लाने के बाद में और नोटबंदी के बाद में। ठीक है केसी जैन जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। पंकज जी, लगातार वादों की पोटली खोली जा रही है, जनता किससे प्रभावित होगी नहीं होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, किसको वोट जाएंगे। लेकिन इन वादों से कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि वादे तो अक्सर बहुत सारे कर दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद आप क्या काम करते हैं या फिर किस तरह से आपका मूड बदल जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत देखने वाली बात है इस बार। क्योंकि वादे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, मौजूदा हालातों को देखते हुए कृषि कानून हम खारिज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, बिहार का चुनाव जो हो रहा है ये संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर 5 साल पे चुनाव होता है। उसी के तहत ये चुनाव विधानसभा का हो रहा है। लेकिन उसमें सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती हैं, घोषणा पत्र डिक्लेयर करती हैं। उस पर अमल हो न हो ये अलग मुद्दा है। ये जनता को तय करना है कि किसने अपने घोषणा पत्र जो जारी किया था उस पर अमल किया या नहीं किया। ये जनता को निर्णय करना होता है और जनता उसी आधार पर वोट भी देती है और बहुत से फैक्टर उसमें लागू होते हैं। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, मतलब जो चल रही है स्थिति, तो 15 साल सुशासन बाबू का जो वहां का विकास का नारा है उससे कंपैरिजन 15 साल के पुराने जो लोग रहे उनसे भी जनता तय करती है। नहीं कर सकते, ये भी करती है, ये आप तय समझिए। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते। उसका एक रीजन ये है कि इन 15 सालों में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं, आपका कहना ठीक है, 15 साल में नहीं रही हो। लेकिन नहीं। अगर कंपैरिजन करना ही है किसी राज्य का, किसी की व्यवस्था का, तो दूसरे राज्यों से करिए ना। वो 5 साल पहले कहां थे, देखिए अलग, आप 5 साल आप पहले दूसरे राज्यों से इसलिए नहीं कर सकते कि बिहार का संसाधन, और बिहार एक बैकवर्ड प्रधान राज्य है। वहां पर बैकवर्ड ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। वहां की कुल आबादी की आधा तो से आपको ज्यादा राज्य को ही तो बेहतर बनाना तो था राज्य ना। को बेहतर बनाना है, तो राज्य में जो संसाधन होंगे और जिस तरह की परिकल्पना होगी उसी आधार पर राज्य का विकास होगा। तो उसको लेकर नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और उन्होंने जैसे अभी आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के एक बार कहने पर भी संसाधन न होने के बावजूद उन्होंने शराबबंदी कर दी, जिसका फायदा वहां आम जनमानस को मिला और आम लोगों को मिला। हर मोहल्ले में बिक रही है वहां पे। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति होगा कि हर मोहल्ले में बिक रही है, खाली कह देने से नहीं। हर मोहल्ले में बिक रही है। अरे ऐसा नहीं है कि हर मोहल्ले में बिक रही है। वहाँ की जनता में देखिए, मुंह जवानी कह देने से नहीं। हम लोग मुंह जवानी तो आप भी कह रहे हैं ना कि बड़ा विकास का पुलिंदा खड़ा कर लिया। वो नहीं कह रहे, आप कोई ये बात अगर आप कहिए तो अलग बात है। लेकिन क्या नाम वहां कहिए कि आम जनमानस आसानी से शराब वहां मिल जा रही है, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो राज्य सटे हुए हैं, जो सीमा बिहार की सटी हुई है, वहां के जो जिले हैं वहां मैं मान सकता हूं कि वहां से लोग आके इधर यूपी में आ गए, यहाँ से खरीद ले गए, वो अलग मैटर है। लेकिन वैसे कहिए वहां शराबबंदी चल रही, तो शराबबंदी वहां का बहुत बड़ा मुद्दा, प्लस में चला गया। शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है वहां का। और भी तमाम वहां रोड का जाल ले लीजिए, पुलिस प्रशासन ले लीजिए, हर तरह पे से क्या नाम नीतीश कुमार पे किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। तो नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू के नाम से फेमस है और खुद पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उसका कहीं ना कहीं वहां के जनमानस को फायदा मिला है और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है वो कोई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और जिस तरह से केंद्र सरकार के वो घटक दल हैं और केंद्र सरकार के घटक दल होने के नाते उनको तमाम योजनाओं का भी क्रियान्वयन उन्होंने वहां पर अपने राज्य में किया। तो इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि जो है अभी जैसे अभी लालू उन पे ले लीजिए आप, तेजस्वी यादव पे शक्तिकांत मलिक ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि हमारा मर्डर हो सकता है, आरजेडी के लोग मेरा मर्डर करवा सकते हैं, और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई।
ये सारे मीडिया में चला, सब कुछ हुआ। उसमें नीतीश कुमार जी ने नहीं वो सब चीज चला। उसके बाद उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या हो गई शक्तिकांत मलिक की, और तेजस्वी यादव से लेकर 6 लोग उसमें अभियुक्त बनाए गए। वहाँ की सरकार ने तो सवाल इस बात का है कि शक्तिकांत मलिक एक दलित अब तो पकड़ लिया गया ना। यहाँ पर जो है आरोप लगाने वाले तो बहुत हैं। 1000 से ज्यादा, सुनिए 1000 से ज्यादा प्रत्याशी है मैदान में। पहले चरण के लिए 1000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से 250 से ज्यादा पर ऐसे आपराधिक मामले चल रहे हैं और गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सार्वजनिक सभा में कोई व्यक्ति कहने से क्या हो जाता है? धार्मिक सभा में मिला, तेजस्वी यादव को क्लीन चिट मिला है। हमने तो नीतीश कुमार को कहा कि सीबीआई जांच कर लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए, और जनमानस इस तरह की चीजों को कभी भी प्रश्रय नहीं देता, न कभी बढ़ावा देता है कि अपराध बढ़े और सब चीज बढ़े। जब तक तो अपराधों पे और हर चीजों पे कंट्रोल भी नीतीश कुमार ने किया, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और नीतीश क्राइम सिटी नहीं भूल गए आप। ऐसा नहीं है कि जो वो ने, आप अगर आप पिछले 15 सालों में ले लीजिए आरजेडी का शासनकाल, 15 साल पहुंच गया। अरे आप क्यों नहीं करेंगे? कंपेरिजन बिहार के ही ना सेनेरियो में करेगा, कंपैरिजन करिए वहां जाकर अमेरिका से करेगा या तमिलनाडु से करेगा। कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन सवाल ये कि वहां की चीजों को देखते हुए कंपटीशन होगा ना, कि वहां जो पुराना शासनकाल रहा, जो इसका शासन महागठबंधन का शासनकाल, 15 साल में एनडीए का शासनकाल, 15 साल में तो होगा ना। नहीं 15 भाई आप एक बात बताइए, इसके पहले 15 साल में भी अगर 15 साल में भी अगर एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, क्राइम बढ़ा है या घटा है? भाई अगर हत्याएं ज्यादा हुई हैं, क्राइम ज्यादा बढ़ा है कि घटा है? अगर रेप ज्यादा हुए हैं तो बढ़ा है कि घटा है? आप एक बात बताइए, क्या नाम है, 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति 18 महीने में आ गई कि वो गठबंधन छोड़ के अलग हो गए? वो फिर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और 3.5 साल सरकार चलाई। तो भाजपा का दामन थाम लिया मतलब कि नहीं ऐसी मतलब कि बड़ा अच्छा काम कर दिया उन्होंने। जनता को भ्रमित नहीं किया उन्होंने। आखिर वहां इस तरह की कोई उनको महसूस हुआ तभी तो उन्होंने छोड़ा। अराजकता या कोई भी चीज ले लीजिए उसको ये सत्ता की मोह माया नहीं है क्या? बहुमत की सरकार दिया, बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं तो क्यों छोड़ दिया? आपने जनता की बात क्यों नहीं मानी? जनता ने आपको बहुमत दिया, आप क्यों नहीं बने रहे उसमें? ने आपको बहुमत दिया, लेकिन वहां वो सफोकेशन फील कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे। तो फिर पद ही छोड़ देते ना, क्यों मुख्यमंत्री बने? पद छोड़कर चले जाते, पद छोड़कर चले जाते ना, अलग मुख्यमंत्री पद छोड़कर चले जाते ना, पद तो नहीं छोड़ाना अपना, इसलिए उन्होंने क्या पद तो नहीं छोड़ाना अपना, एनडीए के साथ वो पहले पद तो नहीं छोड़ाना। एनडीए के साथ लाल बहादुर शास्त्री भी इसी देश में थे, उन्होंने तो एक रेल एक्सीडेंट पे जिसको लेकर उन्होंने नैतिकता समझी और अपना पद छोड़ दिया। यहाँ तो राजनीति की गति छूट नहीं है किसी से। उस समय से अगर आप लीजिए तो क्या नाम है, बहुत से शासनकाल आप देख लेंगे। तो मैं बात बता रहा हूँ, उस समय आपने कहा ना पुराने से करिए कंपैरिजन, तो कर रहा हूँ, पुराने नेताओं से कंपैरिजन कर रहा हूँ। बहुत चीजें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें कोई नेता उसको नहीं देखते हैं। ये तो रेल एक्सीडेंट की बात हो चाहे प्लेन एक्सीडेंट की बात हो, कोई नेता उसको नहीं देखते। कंपैरिजन कर रहे तो बात सोचा कर लूं मैं भी। चलिए ठीक है संतोष जी, देखिए बिहार के अंदर चुनाव है, घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं और तमाम तरह की बातों का जिक्र, लेकिन मैं कहीं पे इन सारे वादों में शिक्षा और स्वास्थ्य को नहीं देख पा रहा हूँ। क्या उस पर ध्यान नहीं है? वो हमारी प्राथमिकता नहीं है? नौकरी दे देंगे, लेकिन पहले अच्छी शिक्षा तो दीजिए, पहले अच्छा स्वास्थ्य तो दीजिए, तब आप, ये तो बुनियादी चीजें हैं ना, उसका जिक्र मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पंकज जी ने बहुत बढ़िया बातें कही हैं, जिनको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरजेडी के साथ में इनका जो गठबंधन हुआ था नीतीश कुमार जी का, और आरजेडी बहुत बुरी पार्टी थी, 15 साल उन्होंने जंगल राज चलाया, तो इनको ऐसा कौन सा अच्छाई उसमें दिखी थी जो इन्होंने गठबंधन कर लिया, गठबंधन करने के बाद सरकार बनाया, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, जबकि आरजेडी के विधायक ज्यादा थे। तो इनके अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई थी कि आरजेडी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया? कोई तो कारण रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर पिछला कंपैरिजन करते हैं पिछली सरकारों से, तो उस समय तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री नहीं थे,
उस समय तो मुख्यमंत्री जो भी रहा होगा उससे आप कंपैरिजन करिए। आज नीतीश कुमार जो है बिहार की गरीबी पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, रोडों में गड्ढा है, जो पुल ये इंजीनियर बता रहे हैं कि इंजीनियर हैं वो, वहां बिहार में जो भी पुल बने हैं आप देखा कई पुल तो वहां के गिर गए हैं। काहे कि इंजीनियर भाई महंगाई पे बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करेंगे, आलू 50 रुपया किलो बिक रहा उस पर बात नहीं करेंगे। ये युवा वर्ग आ गया है, नीतीश कुमार का जाने का समय आ गया है। ये अब बहुत दिन तक किसी आदमी को ध्यान आकर्षण करके या भटका करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है। ये जो हमारी एनडीए है ना, जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, इनकी और एनडीए की या अपनी हमारे जो इनकी सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें किसान की, नौजवान की, छात्र की, बेरोजगार की कोई सुनने वाला नहीं है। जो उद्योगपति कहेगा, मैं तो इस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया कि किसान के खिलाफ जो ये तीनों बिल आए थे उन्होंने ये कह दिया कि जो है एमएसपी से नीचे अगर किसी आदमी ने धान, गेहूं या अन्न खरीदा तो उस पे एफआईआर होगी और 3 साल की उसको सजा होगी। क्या माननीय मोदी जी में हिम्मत है कि यह कानून लागू कर दें? वो तो गुजरात मॉडल लेके चले थे, हम कहते हैं पंजाब मॉडल लागू करके दिखाएं। पंजाब एक मॉडल है जो किसानों की आवाज बुलंद किया है। किसान आज भुखमरी की कगार पे है, उसका धान 10 रुपया किलो बिक रहा है, वो भी अगर लेके जाता है तो उसमें नमी निकाल दी जाती है, उसमें डस्ट निकाल दी जाती है, उसमें गर्दा निकाल दी जाती है। कोई भी आदमी किसान का धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और आज तक सरकार ने, मैं कह रहा हूं कि आज तक भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने, इन सरकारों ने उन एजेंसियों को रुपया नहीं दिया है कि वो धान खरीद सकें। तो बात यह है कि ना तो किसान की बात हो रही, ना नौजवान की बात हो रही, ना गरीबी की बात हो रही। बात क्या हो रही है कि हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, धारा 370 बना देंगे। अरे भाई, ये हिंदुस्तान की जनता है, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन जो जनता की आवाज है, किसान की, नौजवान की, गरीबी की, छात्रों की, फीस की, इसकी बात आप करिए। अगर तेजस्वी ने कह दिया है कि 10 लाख लोगों, 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, तो अगर इच्छा शक्ति होगी तो क्यों नहीं दे देगा आदमी? बिल्कुल दे देगा। तो मैं तो उसकी इस विचारधारा से सहमत हूं। कम से कम पैसा कहां से लेके आएंगे? नीतीश जी पूछ रहे पैसा कहां से लेके आएंगे? नीतीश जी के पूछने से इसलिए नहीं होगा कि जब 15-15 लाख रुपया एक खाते में डाल रहे थे पूरे हिंदुस्तान के आदमियों के, तब तो किसी से नहीं पूछा कि रुपया कहां से आएगा। और अब अगर कोई आदमी 10 लाख खाली नौकरी, अरे बिहार इतना बड़ा स्टेट है, 4.5 लाख नौकरियां वहां पद खाली हैं, तो 10 लाख रुपया, 10 लाख नौकरी देने के लिए अगर वो बात करें तो उसमें क्या गलत है? इसलिए मैं तो उनके बात से सहमत हूं कि उन्होंने एमएसपी की बात उठाई, किसानों की बात उठाई है, छात्रों की बात उठाई है, तो ये तो बहुत सही बात है। ये मैंने 2 बुनियादी चीजों, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेकर जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष की तरफ से तो इसको लेकर खासतौर पर जिक्र होना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रही, इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। आज तो बात शिक्षा को लेकर पलायन होता है बड़ी संख्या में, और इसकी एक वजह शिक्षा भी है कि अच्छी शिक्षा बिहार के अंदर नहीं मिल पाती है। इंटर करने के बाद बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? तो दिल्ली और तमाम जगह पर जाते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं वहां पर। 15 साल का कार्यकाल बहुत होता है मेरे हिसाब से। जो बच्चा उस समय 3 साल का रहा होगा वो 18 साल का हो गया, और जो 15 साल का रहा होगा वो 30 साल हो गया। तो ये शिक्षा स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वर्तमान सरकार की है, इनको ये कुछ करना चाहिए। इनके यहां से पलायन हो रहा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोग अगर प्रभावित हुए तो बिहार के लोग प्रभावित हुए हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो महाराष्ट्र से पैदल चले आ रहे हैं, वो बिहार जो है कैसे पहुंचेंगे, उनको कैसे खाना मिलेगा, उनको कैसे अन्न मिलेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। तो मेरा तो कहना है कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और नीतीश को जाने का समय है, अपना जाए। अफरोज जी, अब कौन जाएगा कौन रहेगा ये तो जनता तय करेगी और बाद में बताएगी। अफरोज जी, मैंने 2 चीजों का जिक्र किया, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी बात क्यों नहीं हो रही भाई? नहीं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की हम कहा मैंने बड़ी बड़ी चीजें गिना दी। आपके जो मैनिफेस्टो था उसमें कहीं पर भी शिक्षा स्वास्थ्य का ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिसको मैं कोट कर पाऊँ। नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हर जगह हम लोग कर रहे हैं। और हमारा तेजस्वी यादव ने ये कहा भी है कि जो आजकल वहाँ पे शिक्षा के जो हालात है इतना बदतर हो चुका है कि 50 कोई मंत्री जी, आपके जो नेताजी हैं, उनका कोई क्लिप है आपके पास जो बता, उसमें पूछ रहे हो कितने स्कूल बना दिए 15 साल के अंदर, कितने स्वास्थ्य केंद्र खड़े कर दिए 15 साल के अंदर, और दूसरे राज्यों ने कितने खड़े कर दिए? कोई कंपैरिजन दे पा रहे हो? क्लिप मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे हो सकता है मैं आपको क्लिप दूंगा, क्योंकि हमने देखा है। अच्छा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30 कक्षा 5 तक के 30 विद्यार्थियों पर अगर मेरी सरकार बनेगी तो एक शिक्षक, ये तमाम जगह पर उन्होंने कहा है। और 35-40 जो हाई स्कूल इंटर पे हैं उन पे एक शिक्षक।
जब जब कहने का मतलब मैं ये होगा समझा नहीं क्या 35 फिर से बताइए प्लीज। 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रखने की बात आरजेडी का मतलब आरजेडी का कहना है। तेजस्वी यादव हर जगह अच्छा, पे शिक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे, भर्ती करेंगे, ये कहने का मतलब जी। तो यहाँ स्वास्थ्य ये तो जो स्वास्थ्य शिक्षा पे है, भी शिक्षा ये जो शिक्षा है इससे सुधर जाएगी। आप टीचरों को बढ़ा देंगे और शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, आपका ये नहीं, कहने का मतलब जब टीचर जाएगा स्कूल में और जब विद्यार्थी बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तभी वहाँ के आज 15 साल की नीतीश सरकार जी के कार्यकाल में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है। आपसे तो बेहतरी हो गई है। कहाँ बेहतर हो गई है हमसे? आपसे बेहतर हो गई है कम से कम। कई स्कूल तो खुल ही गए 15 साल में। आप तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि हमारे कार्यकाल में जितने थे उतने आज भी हैं, नहीं कह सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप आंकड़ा उठाकर देखिए ना कि पहले 15 साल पहले जो बिहार के लड़के IAS IPS तमाम सिविल सर्विसेज में जाते थे उनका आंकड़ा उठाइए और नीतीश जी की सरकार का आंकड़ा उठाइए। 15 साल पे हम पे आरोप लगाते हैं कि हमारे सरकार में जंगल राज था, लालू यादव की सरकार में जंगल राज था, राबड़ी देवी की सरकार में जंगल, उस समय IAS और IPS निकलते थे। इनकी सरकार में इंजीनियर साहब की सरकार, इंजीनियर है नीतीश कुमार, इनकी सरकार में जो पुल बनता है वो उद्घाटन के पहले टूट जाता है, उद्घाटन के बाद टूट जाता है या उद्घाटन के दिन ही टूट जाता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अभी हमारे बीजेपी के साथी ये बोल रहे थे कि इन पर जनता वहाँ की कैसे विश्वास करेगी। अभी ये जैसे राष्ट्रीय नहीं करेगी, लेकिन आप पर क्यों करेगी, सवाल तो ये है। मैं बीजेपी वालों से पूछूंगा उन पर क्यों करेगी, लेकिन आप पर क्यों करेगी। उनकी कमियां मत गिनाइए, अपना आप आएंगे तो क्या करेंगे ये बताइए। कमियों को जानना जनता को बहुत जरूरी है। हम कमियां जानेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, मतलब ये नहीं, कमियां जनता जानेगी तभी तो उसको विश्वास होगा। आप जनता के लिए नया क्या करेंगे ये नहीं हम नया बताएंगे। कर रहे हैं। हम जो इन्होंने बिहार के नौजवानों को जो इन्होंने बेरोजगार कर दिया, हम उसको रोजगार देंगे। हम बिहार के शिक्षा मित्र जिनको जो मानदेय पे था, जिनको मानदेय समय से नहीं मिलता है, उनको हम पूरा उसको समायोजित करने का काम करेंगे। बिहार सही हो जाएगा, बिहार अच्छा हो जाएगा। इन चीजों से जो आपने इसमें लिखी हैं, इनसे यह सारी चीजों से बिहार अच्छा हो जाएगा। हिमांशु जी, इनसे यह पूछिए कि इसमें बाढ़ आती है हर साल, कोई प्रबंधन करे। एक सेकंड बताइए, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। आधे साल 60% बिहार पानी में डूबा रहता है। बाढ़ को लेकर किसी भी मैं कहीं पे नहीं देख पा रहा हूं कि हम बाढ़ की ये जो समस्या है इसको लेकर कुछ उपाय करेंगे, जनता बाढ़ में इस तरह से परेशान ना हो, इसके लिए कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। इस तरह का कोई वादा दावा नजर नहीं आता। बिल्कुल करेंगे। जब हम जनता के हित के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता के काम के लिए बनाएंगे तो बिल्कुल हम करेंगे। हमें सत्ता में आने दीजिए। सत्ता में आने के बाद हमें दीजिए सत्ता में आने। हम सत्ता से बाहर थे तब मुझे लगा सेवा करने के लिए किसी की कोई कुर्सी की जब जरूरत नहीं होती। हमारे पास ताकत आएगी तभी तो हम सेवा करेंगे। उसके बाद अगर में चुनाव लड़ने के लिए बड़े पैसे आ जाते हैं। कहाँ पैसे आ जा रहे हैं? हमको तो जनता लड़ा रही है। जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता लड़ा रही है चुनाव। अच्छा, जनता से इन लोगों के पास उद्योगपतियों की जनता से 10-10 रुपए मांगने गए होंगे आप इनसे यह पूछिए बीजेपी के हमारे साथी से। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बीजेपी वालों से बाद में हिमांशु जी, जिस सख्त लहजे के साथ आपसे पूछ रहा हूं उनसे भी उसी लहजे के साथ पूछूंगा, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। 2 करोड़ नौजवानों को इन्होंने रोजगार देने का वादा किया। आप बताइए, रोजगार दिया, इधर उधर उन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे। आप फिर भटक गए। अब केंद्रीय मुद्दों पे बात होगी क्या? बिहार के मुद्दे पे बात करिए ना। राष्ट्रीय मुद्दों को ले जाने का काम तो ये कर रहे हैं। अरे तो आप मत करिए ना। नहीं, हम कहा कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप अपना वादा दिखा तो दीजिए। चलिए ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से भी पूछेंगे कि आखिरकार आपके पास क्या रोड मैप है। क्या शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, बाढ़ की बात हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान।
ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। कुछ हरे भरे काम अपनी। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये तो राजनीतिक पार्टियों ने वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जनता के सामने रखी है। हालांकि एनडीए का अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि उनकी जो वादे हैं वो कहां पर हैं और कब निकलकर सामने आएंगे। चलिए उसका भी इंतजार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। केसी जैन जी, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ की मैंने जिक्र किया, उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए हिमांशु जी, वहाँ पर जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, तो इन मुद्दों को आप जैसे तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकार लगातार ऐसे मुद्दे उठते रहे और इस पे बिहार की सरकार ने बहुत काम किया है। आप देखिए कि एक बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जितनी भी लड़कियां हैं उनको फ्री साइकिल के लिए एक योजना बनाई कि उनको सबको साइकिल दी जाएगी। और एक बड़ी, देखिए होता क्या है कि छोटी सी राहत भी बड़ा काम करती है। जो लड़कियां पैदल जाती थी 5-5, 10-10 किलोमीटर चल करके, उनको अगर साइकिल मिल जाए 2-4-5 किलोमीटर उनको सलाह करके जाना है, फिर अखिलेश यादव ने यहाँ पर लैपटॉप बांटा था, वो भी अच्छी ही बात थी। हाँ बिल्कुल थी। अगर कोई भी सरकार की अच्छी योजना है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसमें क्या बुराई। देखिए साथ ही साथ क्या है, आपको तो पसंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में कुछ फ्री का बढ़ जाता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, बात फ्री की नहीं है, बात यह है कि किन जगहों पे किन चीजों का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। आप केवल वोट बैंक तैयार कर रहे हैं या आप प्रदेश और जनता के लिए काम कर रहे हैं? अभी बिजली मिल रही है, जनता के लिए राहत नहीं है। देखिए हिमांशु जी, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है, देखिए आदरणीय राजनीतिक चिंतक महोदय ने जो बात कही कि वहां पर अगर शराबबंदी हुई, शराब से कितना बड़ा टैक्स आता है हर कोई जानता है। तो ऐसे में नहीं, भटक नहीं रहा हूं मैं, आपको जवाब दे रहा हूं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। आपने जो सवाल किया उसी से जुड़ा हुआ जवाब। बात है फ्री की, तो फ्री में चीजें अगर बांट रहे हैं, बात उस पे नहीं है। बात यह है कि अगर वहां पे शराबबंदी होती है तो जो शराब के व्यवसायी हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में वो लोग सरकार के विरोध में जाएंगे, लेकिन सरकार के विरोध में जाने का डर नहीं नीतीश कुमार जी को। वहां की जनता की भलाई के लिए उन्होंने वो कदम उठाया। साथ ही साथ जो टैक्स मिलता था, टैक्स का जो नुकसान हो उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन जनता की भलाई के लिए घर घर जो झगड़े होते थे, हर एक घर का आदमी कोर्ट कचहरी पहुंच रहा था, तमाम सारी हत्या और मर्डर भी शराब के रस्ते में होती थी, उन अपराधों को, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अगर शराबबंदी की एक अच्छा कदम उठाया, उसका स्वागत होना चाहिए। तो यूपी बंद करा दीजिए भाई, यहाँ तो लॉकडाउन में खोल दिया आपने। सुन लीजिए, यहाँ आपने लॉकडाउन में खोल दिया, क्या उसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है क्या? नहीं, देखिए यूपी में आपकी लॉकडाउन की नहीं हो रही। नहीं, देखिए एक सेकंड आपने फ्री की बात जो कही, नहीं, बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्योंकि नीतीश जी ने कर दिया इतना बड़ा डेयरिंग काम, तो अब क्योंकि हमको भी तालियां बजवानी है तो हम भी कहेंगे अरे बड़ा अच्छा काम किया। अगर आपने किया तो सारे राज्यों में आप भी बंद कर दीजिए। फिर तो लैपटॉप का आपने जिक्र किया और कहा कि आपको ये चीजें खराब लगती है, चीजें अच्छी, मैंने उसके परिप्रेक्ष्य में उदाहरण आपको प्रस्तुत किया। दूसरी बात यह है कि जो आप शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के आप और हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली, यहाँ पर बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुले हैं, 5 मेडिकल कॉलेज बड़े खुले हैं। साथ ही साथ क्या है, 2814 करोड़ रुपए की लागत से 77 स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर शुरू की गई हैं।
और 8 बड़े ट्रॉमा सेंटर वहां पर बिहार में दिए गए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के भी वहां की सरकार काम कर रही है। इसलिए सरकार बार बार बनती है वहां पर। केवल और केवल मुफ्त में बांटने की बात नहीं है, बात यह है कि आप सरकार के द्वारा जनता को क्या राहत दे रहे हैं। हम अगर छोटी राहत, एक तरफ साइकिल फ्री दे रहे हैं, वहां पे चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध करा रही है वहां की सरकार, तो ये चीजें जनता के लाभ के लिए। एक सेकेंड जी, 2015 में एम्स बनाने की, दूसरा एम्स बनाने की बात हुई थी बिहार के अंदर जी, वो कहाँ है? देखिए अब 2015 की बात है ये। नहीं, कहाँ तक पहुंचा ये? हिमांशु जी देखिए, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं दूं जानकारी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री, अरे सुन लीजिए, अब सुनिए, अब प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि बिहार को एम्स मिलने जा रहा है। वो 2015 वाला ही था जो अब मिलने जा रहा है। अब उसे कहां बनाया जाएगा, इस बात को डिक्लेयर किया गया है बस। तो पिछले 5 साल के अंदर हमने सिर्फ इतना देखा है कि पहले बिहार में बनने जा रहा था, अब वो जगह भी बता दी गई है कहां पर बनने जा रहा है। लेकिन तो ये बदलाव आ गया है। मैं सिर्फ एम्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्या सिर्फ एम्स में ही इलाज होता है? एम्स बनेगा सिर्फ उसी में इलाज होगा? अगर वहां पर 22 से ज्यादा मेडिकल की बड़ी सुविधाओं के सेंटर बनाए गए हैं, 500 के बेड, बड़े बेड हॉस्पिटल्स के 500 बेड के अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए वहां पर, तो क्या यहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी? जहां पर एम्स बनाने की बात हो रही है, तो क्या वहां पर काम नहीं होगा? जिस जिले में एम्स बनाने की बात हो रही है वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और एक टीवी चैनल पे मैं भी देख रहा था कि वहां पर सुअर लौट रहे थे। हिमांशु जी देखिए, हॉस्पिटल में सुअर लौट रहे थे। हर चीज को नेगेटिव लेने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई बता रहा हूं। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। वहां पे जो 5 मेडिकल कॉलेज दिखा सकता हूं, 500 के जो 5 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जो बन गए हैं, वहां पर सब जगह पे सुअर लूटते हुए आपको दिखाई दिए हैं। चिकित्सा सुविधा जो वहां की बेहतर हुई है, अगर काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं वहां पे सुअर लौट रहे हैं। अगर काम ही नहीं हो रहा तो आपने कुछ निर्माण ही नहीं किया। अच्छा, ये जो आपने नकारात्मक रूप से देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं, हो सकता है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, उस समय काम चल रहा है, वो बनी हुई बिल्डिंग है, वो इतनी जर्जर हो चुकी है। दूसरी बात ये है हिमांशु जी हम्म। कि अगर वहां पर सुअर लौट रहे हैं, करोड़ों रुपए की जो लागत से बिल्डिंग वहां बनी है, जो चिकित्सा सुविधा आम जनता को मिलनी चाहिए, विपक्ष वहां पे क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों लौट की राजनीति कर रहा है? वहां पे आप जाइए, वहां पे आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप वहां सदन में सवाल उठाइए, विपक्ष वहां क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वहां पे व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्था करिए। नगण्य है तो आप भी हो जाएंगे, विपक्ष नगण्य है तो आप भी हो जाएंगे। नहीं बोलता, मैं कह तो रहा हूं, विपक्ष नगण्य है तो क्या आप भी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। केवल और केवल विपक्ष ये ढूंढ रहा है कि किस तरीके से सत्ता हाथ में लगी। जो काम हुए हैं उन कामों को लेकर के उनके अंदर डर और भय है, इसीलिए बड़ी बड़ी लालच जनता के बीच में परोस रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जनता ने उनको 3 बार नकारा है, चौथी बार भी बिहार की जनता उनको नकारने जा रही है। ठीक है, बिहार के अंदर जब ऑक्सीजन का सिलेंडर खुद ही मरीज खींच रहे थे, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी। मैं उसकी वहां पर बाहर खड़े होकर जी, वो किसी की भी सरकार हो, हम उसकी आलोचना करते हैं। अरे बात तो सुनिए, वहां पर ना विपक्ष था, ना सत्ता पक्ष थी। अफरोज एक मिनट, ना वहां पे सत्ता पक्ष था, ना ही विपक्ष था उसका ऑक्सीजन सिलेंडर घसीटने के लिए। तो ये है नाकामी। तो इस नाकामी को भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हिमांशु जी, अगर इस तरीके की तस्वीरें कहीं से भी आती हैं तो ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें। लेकिन इन छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, ये तो वहां पे जो चिकित्सा व्यवस्था है, नीतीश जी ने बहुत ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा वहां पर काम किया है। वहां की जनता संतुष्ट है और हमें पूरा भरोसा है कि एनडीए के किस बात से संतुष्ट है? मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट है? बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट। अगर लगातार उस पर काम हो रहा है, 1636 करोड़ की अभी नई योजनाओं की शुरुआत अभी की है, जो है इसी 2020 में की है नीतीश जी ने। अब तो करेंगे, और इसके पहले 2814 करोड़ की योजनाएं जो है वो प्रारंभ होकर के बंद करके कंप्लीट भी हो चुकी है। देखिए, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बाकी जो आप न्यूज चैनल्स पे एंकर देखते होंगे ना, बड़ी बड़ी बातें करके आप मुझे छोटी बात समझाइए जी कि आखिरकार हॉस्पिटल के बाहर कोई व्यक्ति पड़े पड़े मर कैसे जाता है?
मुझे छोटी बात बताइए, नहीं, मुझे नहीं गांव होना की बात चाहिए। बताइए। बिल्कुल अगर नहीं होना कोई चाहिए। एक व्यक्ति भी, हिमांशु जी, हमने क्या अगर कहा? कोई एक कि अगर एक कहीं व्यक्ति से भी एक भी तस्वीर अगर आती कहीं है, पर भी परेशानी का ऐसी एक सामना भी करता तस्वीर है आती है, तो हमने सरकार, उस व्यक्ति ने क्या सरकार नहीं चुनी है क्या? उस व्यक्ति के लिए सरकार नहीं है हिमांशु क्या? जी, ये छुटपुट घटनाएं नहीं है। हिमांशु जी देखिए, अगर सारी चीजें हमेशा के लिए एक साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे सरकारों की जरूरत ही नहीं, वो फिर काम करती रहे। देखिए, लगातार सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और बहुत सारे काम करने की भी जरूरत होती है। पुरानी चीजों के नवीनीकरण की जरूरत होती है ना, मैं और वही नए कह रहा काम हूं। करने की भी जरूरत होती है। मैं वही कह रहा हूं, अगर नई पंकज सरकारें जी, बनती हैं, नया बजट जो है उस पे अलॉट होता है, वो इसीलिए होता है कि जो पहले की व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है पंकज जी, सरकार ने देखिए, बहुत सारा काम देखिए, किया मैं है, इसीलिए बहुत कहता सारा हूं, काम बाकी है, इसीलिए बहुत मैं सारा कहता काम हूं, बाकी है सुनिए, और विकास सतत प्रक्रिया है। ठीक है, आपकी मैं बात से सहमत हूं। पंकज जी देखिए, सब कुछ हरा हरा है, ये दिखाने की कोशिश जहां पर होती है वहां फिर हम कमियां गिनाना शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं आप नहीं आप बड़े नेगेटिव हो गए हैं। अरे हमारा तो यही काम है ना कि जहां कमियां हैं उसको दिखाएं, उसको दुरुस्त करिए। आप सरकार किसी की भी रहे, हमको कुछ देकर तो जाती नहीं है ना हमसे कुछ लेकर जाती है, लेकिन जहां पर आम जनता को असुविधा हो रही है उस बात को तो हम उठाएंगे ही ना। और जहां पर असुविधा हो रही है, आपका प्रशासन तंत्र क्या कर रहा था, ये सवाल जायज नहीं लगता है? देखिए, वहाँ काम अगर आप कहिएगा तो काम तो नीतीश कुमार ने बहुत किया है और इसीलिए लगातार हर साल या हर 5 साल पे ये जो जीतने का क्रम उनका चल रहा है, जो 15 साल से वो सरकार सत्ता में है, यही रीजन कि अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो जनता इनको उखाड़ के फेंक देती। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो किसके साथ खड़े होकर लड़ रहे थे भाई? तो वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो ठीक है, वो उनका तो आज उनके साथ खड़े हो गए तो वो बेहतर हो गए। ठीक है, लेकिन ये हम कैसे मान ले भाई? आप ये नहीं कह सकते। नीतीश कुमार पिछले इसके पहले भी 10 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, वो अकेले रहे हैं, वो एनडीए के साथ बीजेपी के साथ तो रहे फिर कैसे जीत गए? तो ये इस बार उसके बाद जीत कैसे गए? शिक्षा सभी क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने काम किया, इसको आप नकार नहीं सकते। ये 15 साल मुख्यमंत्री जो रहेगा कुछ तो काम करेगा ही। कुछ तो नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, ये आप उसको नकार नहीं सकते। अच्छा, आज बिहार का बच्चा, आज बिहार में एक बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी जगह जाना नहीं है, पलायन नहीं है कि नहीं है? बहुत कम हुआ हिमांशु। नहीं, पलायन था लेकिन अब धीरे धीरे। अच्छा, अब नहीं हुआ। अच्छा, एक बड़ी संख्या इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमको देखने को मिली वो बिहार से ही देखने को मिली। वहां चूंकि कल कारखाने उतनी संख्या में नहीं है, उसका नतीजा रहता था कि मजदूर यहाँ से ज्यादातर पलायन करते थे, महाराष्ट्र और क्या नाम है उधर के स्टेट में जाते, तमिलनाडु, कर्नाटक, उन्हीं स्टेट में जाते थे। और वो उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसीलिए वहां जाते थे और अपना जीवन यापन के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा धन। सर, मजदूर नहीं जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। सही है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी पहले जाते थे और बिहार सर्वाधिक IAS देने वाला राज्य है। जितने शीर्ष पदों पे IAS बैठे हुए बिहार के ही हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। अच्छा, बिहार में पढ़ के ही बिहार के बन गए। इधर 15 साल में हुए हैं, किसके पहले भी हुए हैं? इसी 15 साल में भी इसी 15 साल में सब शीर्ष पदों पे पहले नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे। मतलब वो बिहार का क्रम जारी है, उसको आप इग्नोर नहीं तो फिर आपने क्या सुधार लिया? मेधावी है, तो इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। और शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए जिस तरह से साइकिल और बहुत सी चीजों की व्यवस्था की गई तो वो भी सराहनीय है। उसको आप मतलब वो, और सबसे बड़ी चीज है क्राइम कंट्रोल। जिस तरह का क्राइम का ग्राफ वहां पे रहता था और जिस तरह का भ्रष्टाचार के तारकोल घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे तमाम चीजें घोटाले। एनसीआरबी में संख्या बढ़ी कि नहीं? किसी तरह का एनसीआरबी की संख्या बढ़ी कि नहीं? किसी तरह का एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या ये नहीं बताती है संख्या के आधार पर क्या ये रिपोर्ट नहीं बताती है कि वहां पर क्राइम बढ़ा है? भाई देखिए, अगर आप फिर हम आपसे कहेंगे कि पहले से अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत सी चीजों में बहुत गिरावट है। ये निश्चित समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने गिरावट है। मतलब एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए आपने, ये आप देखेंगे तो नीतीश वहां पर हत्याएं कम हो रही हैं। नीतीश कुमार ने उसको सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है? अरे लीजिए, कह देने से क्या होता है? कह देने से क्या होता है? आपने राहुल गांधी का मजाक बना दिया तो क्या वो हो गए? आपने किसी और का मजाक बना दिया तो क्या हो गए? तो ये मत बताइए, किसी को कहने लगी है। राहुल गांधी को देखिए अमर्यादित टिप्पणी करें और तब उनके ऊपर कोई टिप्पणी हो, क्योंकि एक राष्ट्रीय दल के वो नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, आप किसी को कुछ भी कहने लगे। ये सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं है ना कि वहां पर कुछ भी आप ट्रेंड कराने लगे। अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी राहुल गांधी अगर करते हैं तभी उनके ऊपर क्या टिप्पणी होती, नहीं तो ऐसे नहीं। वहाँ पे जो चारा घोटाला जैसी घटनाएं हुई उसको कोई जनता अभी तक भूली नहीं है। वहाँ की पब्लिक देखिए, वहाँ के जो सिनेरियो बिहार का है बहुत ही मतलब शुष्क अवस्था और बहुत
मतलब बैकवर्ड राज्य जिसको कहा जाए, उस राज्य को विकास के पहिए चला के विकास के लाइन पे लाने का काम अगर किसी नहीं, ने किया विकास तो का नीतीश कुमार पहिया मत कहिए, विकास की नाव कहिए, क्योंकि पिछले साल पटना में मंत्री जी खुद ही इधर उधर भाग रहे थे बाढ़ को देखकर। देखिए बाढ़ फिर सुन लीजिए, बाढ़ एक राष्ट्रीय विभीषिका है। हर राज्य, हर पूरे 30 राज्य जो है, हर राज्य इसको झेलते हैं। इसके ऊपर राष्ट्रीय क्या नाम है, आप वो बननी चाहिए, एक नीति बननी चाहिए। क्यों नहीं तभी बनी? इस पे कंट्रोल होगा। 6 साल से तो बीजेपी की सरकार है। 6 साल तक क्या ये 50 साल चला रहा है, तो उसके लिए संसाधन तो अरे आप कुछ करेंगे कि नहीं? तमाम तरह की अरे आप कुछ करेंगे कि नहीं? अरे आप कुछ करेंगे कि नहीं? आप कांग्रेस के साथ में है, आपने कांग्रेस से नहीं पूछा कि हम आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने अब तक क्या किया? ये आप नहीं कह सकते। देखिए बाढ़ एक राष्ट्रीय विभीषिका, कभी कम मिलीमीटर केसी जैन जी, केसी जैन, एक सेकंड, केसी जैन जी ने नहीं, केसी जैन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक सेकंड, अरे एक सेकंड सर, केसी जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं पूछता हूँ। मैं आरजेडी से कह रहा हूँ, मैं हर किसी से जो पूछता है, जो बार बार सवाल कर रहा है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपने 2 सवाल किए। मुझे लगा मुझसे कहा, तो कहा दूसरी बात क्या कहा आपने? कहा कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी बदल ली थी, दूसरे में चले, दूसरे से गठबंधन कर लिया था। अभी आप जिस पार्टी के साथ वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, कांग्रेस को साथ में लेकर के, पहली बात तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, आपका मैनिफेस्टो अलग है। आप किस तरीके से एक साथ नहीं, मैनिफेस्टो एक तो संयुक्त है, उन्होंने एक अलग से भी जारी किया है, अलग से क्यों? अलग से क्यों? इसका मतलब उनकी मंशा कुछ अलग है कि चुनाव होने के बाद कुछ और होगा, क्योंकि आप उनके मैनिफेस्टो को हरियाणा के चुनाव हुए थे जी, तो किसके साथ आपने गठबंधन कर लिया था? नहीं, ये वो आपके बड़े सगे थे, कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया है। पूछ रहा हूँ ना, आपसे भी तो पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में किसके साथ? अरे आपसे भी तो पूछ रहा हूँ ना। और अगर वो फिर आप वो थोड़ी ना है, वो अलग पार्टी है, आप अलग पार्टी है। आप अपनी बात बताइए ना, उनकी बात मत बताइए। मेरे साथ थी और कांग्रेस उसके साथ गठबंधन कर रही है, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे तो आप आप अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, तो आप अलग कैसे हो गए? आप भी तो वही कर रहे हैं। का क्या मतलब है? सत्ता की मलाई खाना तो आपको भी पसंद है ना? नीतीश कुमार हमारे सत्ता की मलाई खाना आपको भी पसंद है ना? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। फिर ये सवाल उठाने का आपको ये सवाल उठाने का हक ही नहीं है आरजेडी को कि कांग्रेस जो है जिस प्रकार से, नहीं मुझे तो है महाराष्ट्र में, अरे एक है, मुझे है तो मैं इसीलिए मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं आरजेडी से बात करूंगा तब आरजेडी की बात। विकास के लिए अभय चौटाला उनके साथ आ गए, तो सब हरियाणा का विकास देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं मैं विकास तो ऐसे नहीं जब नहीं अब बसपा सपा साथ में आ जाती है तो बड़ा विरोध होने लगता है। ऐसे कांग्रेस और सपा साथ में आ जाती है तो बड़ा विरोध होने लगता है। आप कर ले तो फिर ठीक, दूसरा करे तो पाप। ये कैसी बात है भाई? उन्होंने ये कहा कि जो है कितने दिन तक टिका उनका साथ कितने दिन टिका? बीजेपी के साथ, सपा बसपा का साथ कितने दिन टिका ये बताइए ना साथ में। एक करके बोलिए। चलिए ठीक है संतोष जी, जो आशंका थी वही हुआ, एक सांपनाथ एक नागनाथ। चलिए ठीक है संतोष जी, आपके पास उससे पहले अफरोज जी, देखिए जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किसके पक्ष में बन रही है तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप भी बात नहीं कर रहे हैं इन मुद्दों की। वो तो कह रहे हैं हमने 15 साल में आपसे बेहतर शासन दिया है। अब आपसे बेहतर है यानी कि आप वहां पर नेगेटिव हो गए, आप माइनस में चले गए, वो प्लस में चले गए। तो ऐसे में आपने बात क्यों नहीं की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ को लेकर? नहीं, हम जबरदस्त तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ में जिस तरीके से हमारे नेता तेजस्वी यादव जनता के बीच गए, बाढ़ का उन्होंने भ्रमण किया। बाढ़ में सबसे पहले अगर बाढ़ में उसे घूमना फिरना कहते हैं, नहीं बाढ़ में सबसे नेता कोई भ्रमण करके वहां पे किसी को राहत पहुंचाने नहीं जाते हैं, सिर्फ घूमने जाते हैं। हिमांशु जी, बाढ़ में हमारे कहने पर नीतीश जी तो बाहर निकले देती है, उसमें एक्सपर्ट है घोटाले कैसे किया जाए और 10-20 साल तो उसको कैसे एक मिनट एक चीज मुझे याद आ गई अफरोज जी, एक सेकंड। केसी जैन जी, पिछली बार एक बुखार चला था जी, हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब थी हॉस्पिटल की हालत कि नेताजी खुद ही देखने नहीं आ पा रहे थे। और फिर नेताजी जो वहां पे मंगल पांडे जी थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे आई थिंक, उन्होंने क्या कहा था कि वो पानी बरसेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। हॉस्पिटल की हालत यह थी कि वहां पे कोई स्वस्थ आदमी जाता वो भी बीमार हो जाता। कितने बच्चे खोए उस वक्त नीतीश जी बाद में आए,
नीतीश जी तो बहुत बाद में आए। जब पता चला कि नेशनल मीडिया भी वहां पर हावी हो गया, सवाल पूछ रहे, तब जाकर वो निकले अपने घर से। वैसे वो निकलने वाले भी नहीं थे और उनके लिए वहां कारपेट बिछाए जा रहे थे। तो ये परिस्थितियां हैं स्वास्थ्य को लेकर। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, हमारे पास समय की भी कमी है। संतोष जी, देखिए बिहार के अंदर जो कुछ भी होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है कि किसके वादे में कितना दम है? अभी हालांकि एनडीए का नहीं आया है मैनिफेस्टो, लेकिन जो ये गठबंधन ने जारी किया है, इसमें किसके वादे में कितना दम आपको नजर आता है? क्या बिना स्वास्थ्य, शिक्षा और इन बाढ़ की बात किए हुए क्या किसी का मैनिफेस्टो पूरा होना चाहिए था? हिमांशु जी, पिछली बार के चुनाव का आप याद करिए, माननीय मोदी जी वहां गए थे भाषण देने के लिए बिहार में, तो इन्होंने कहा था, पूछा था बिहार की जनता से कि 1500 करोड़ रुपया दे दूं कि 2000 रुपया करोड़ दे दूं कि 25,000 करोड़ रुपया दे दूं। वो रुपया नीतीश कुमार को मिला 25,000 रुपया करोड़ रुपया, तो वो कहाँ गया? वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्यों नहीं लगा? उससे पुल ऐसे क्यों बने कि वो टूट गए? वो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी पे क्यों नहीं लगाया गया? वो रुपया कहाँ गया आखिर? 1500 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने दिया। पुल गिरता है, पुल की अप्रोच टूट जाती है, तो उसको गलत वे में बताया जाता है कि लिया जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए जरा। और नीतीश कुमार की जितनी तारीफ कर रहे हैं जैन साहब, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार को बीजेपी की जनता, वहां की जो जनता है, बिहार की जनता है, वो पलटू चाचा के नाम से जानती है। पहले ये उनके कौन मांझी थे, जीतन राम मांझी के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर पलट गए, मुख्यमंत्री 3 तलाक पर साथ नहीं आते हैं, सीए को लेकर साथ में नहीं आते हैं। हाँ, साथ में नहीं लेकिन जीतन राम मांझी के साथ अरे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया, बार तो हटाया, किसी और के साथ में ये जो है आरजेडी के साथ आए, मुख्यमंत्री बने, बहुमत इनका नहीं था, बहुमत आरजेडी का था, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर ये पलट गए, पलट के बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या गारंटी है कि बीजेपी इनकी तारीफ कर रही कि बीजेपी के साथ में रहेंगे? अगर मलाई खानी है ना, बस बिगोल मलाई खानी है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी, संतोष जी, पंकज जी, अफरोज जी। हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जनता को डिसाइड करना है कि आखिरकार क्या परिस्थितियां आगे आने वाले वक्त में बनेंगी। राजनीतिक पार्टियां वादा कर रही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके मोहल्ले की सड़क बनी कि नहीं, आपको स्वच्छ पानी मिल पा रहा है कि नहीं, आपकी जो हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं वो स्वच्छ है कि नहीं। तो इन सारी बुनियादी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको वोट करना है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। चुनावी वादे कई आते हैं, कई पूरे भी होते हैं, कई नहीं भी पूरे होते, तो उसमें फंसना नहीं है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा, मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ।